अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं फिर से रिव्यू क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। आज के इस लेक्चर में 16.3 से लेकर 16.5 तक के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये थर्ड वन है 16.3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए गए क्वेश्चन की आगे एक्सटेंशन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑसिलोस्कोप ही के पार्ट्स को डिस्कस किया था। अब हमसे इसी ऑसिलोस्कोप के यूजेस या एप्लीकेशंस पूछी जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास पढ़ाते हुए भी ये बात बताया था, ड्यूरिंग लेक्चर भी ये बात डिस्कस की थी कि ये जो ऑसिलोस्कोप का वर्ड है ये एक्चुअली दो वर्ड्स से मिलकर बना है। डियर स्टूडेंट्स, एक ऑसिलो यानी ऑसिलेशन और एक स्कोप। स्कोप कहते हैं देखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या हुआ? ऑसिलेशन को देखना। यस, ऑसिलेशन यानी वेव भी कह सकते हैं। तो क्या याद है आपने वेव की डेफिनेशन इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ी थी कि वेव किसी भी पार्टिकल की ऐसी डिस्टरबेंस को कहते हैं जो मीडियम को टू एंड फ्रो मूव करवा दे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलोस्कोप इज एक्चुअली, आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि वेव को देखने का एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी वेव का वेव फॉर्म ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है वो ऑसिलोस्कोप है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने किसी भी वेव की वेव फॉर्म यानी वेव की शक्ल, वेव की सूरत देख ली तो फिर आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ऐसा एक ग्राफ दिखा दिया जाएगा वेव का, वेव की सूरत दिखा दी जाएगी, तो आप इसकी मदद से माय डियर स्टूडेंट्स उस वेव का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उस वेव की वेव लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये निशान टाइम पीरियड के लिए इसलिए लगाया क्योंकि एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरी वेवलेंथ के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है, और एक पूरी वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। आप वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को लैम्डा यानी वेवलेंथ कहेंगे। आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर टाइम पीरियड आ जाए तो आप किसी वेव की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है। स्टूडेंट्स, आप फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उस वेव की मैक्सिमम वैल्यूज़, जिसे पीक वैल्यूज़ कहते हैं, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप किसी लम्हे उसकी कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे कहते हैं कि किसी भी लम्हे, लेट से किसी ख़ास टाइम में वो वेव किस पॉइंट पर थी, किस वैल्यू पर थी, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? उस वेव के लिए टाइम पीरियड, उस वेव के लिए फ्रीक्वेंसी, उस वेव की वेव लेंथ, माय डियर स्टूडेंट्स उसकी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी लम्हे की वैल्यू यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप किसी भी वेव की पता कर सकते हैं यूजिंग द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या ऑसिलोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। द CRO इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म। तो व्हेन यू डिस्प्ले द वेव फॉर्म यू कैन मेजर ऑल दीज थिंग्स। अगर आप ये जवाब में साथ लिखना चाहें तो आप ये बिल्कुल साथ लिख सकते हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो अगर आपने वेव देख ली तो ये तमाम चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये इसके एप्लीकेशन में शामिल है। तो आप इसके एप्लीकेशन में डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन की हेडिंग के साथ पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, यानी ये पहला पॉइंट लिख के फर्दर ये पॉइंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं इट कैन मेजर द वोल्टेज मेजर कर सकता है। फाइंडिंग द रेंज इन रडार, रडार से रेंज फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इको साउंडिंग में सी बेड की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और सबसे कॉमन यूज़ हार्ट बीट को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। ECG जब भी की जाती है किसी भी पेशेंट की, तो आप जानते हैं कि हार्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है, आपने मूवीज़ में भी देखा हुआ है
और डियर स्टूडेंट्स आपने अक्सर ईसीजी का ग्राफ किसी पेशेंट के लिए भी देखा होगा। सो ये जो ग्राफ हार्ट बीट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ईसीजी ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस ग्राफ को हम सीआरओ पे ही ऑब्टेन करते हैं। इस ग्राफ को सीआरओ पे ऑब्टेन किया जाता है, यानी सीआरओ को यूज करके हार्ट बीट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ सीआरओ के इम्पॉर्टेंट चीदा चीदा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूजेस या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। मैं अगर ये कहूँ कि ये रिव्यू क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, गलत नहीं होगी। अब इस सवाल में जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो एक या दो पार्ट्स की सूरत में अलग अलग भी सवालात पेपर में बन सकते हैं, अलग अलग भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कंसिडरिंग एन ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन। जो नीचे दी गई बातें हैं आपको उन्हें जस्टिफाई करना है, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। हाउ द फिलामेंट इज हीटेड। सबसे पहली बात कि फिलामेंट को हीट कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डायग्राम देखी है, जिसमें एक फिलामेंट को कुछ इस तरह से हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, जो तकरीबन 6 वोल्ट की बैटरी है। उस 6 वोल्ट की बैटरी से ज़ाहिर है जो करंट इस फिलामेंट में से फ्लो करेगा वो करंट हीट कॉज करेगा। आप जानते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। सो यू एक्चुअली हीट दिस फिलामेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड। आप इस फिलामेंट को हीट आखिर करते क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर इज थर्मियोनिक एमिशन। हीट करने से इलेक्ट्रॉन की एमिशन फ्रॉम दिस कैथोडिक सरफेस आसान हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इजीली इस मेटल की या फिलामेंट की सरफेस को छोड़कर एस्केप हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू एक्चुअली हीट दिस surface of filament in order to create the beam of electron through the process of thermionic emission. My dear students, चलिए अगले सवाल की जानिब। अगला पॉइंट, अगला सवाल है why the anode potential is kept positive with respect to cathode potential. Dear students, इसके बाद आगे हमारी कैथोड थी, ग्रिड थी, ग्रिड के बाद हमने सिलेंड्रिकल एनोड्स रखी थी। एनोड का पोटेंशियल कैथोड से हाई या पॉजिटिव क्यों रखा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की एक्सप्लेनेशन के दौरान चैप्टर में भी समझा चुका हूँ और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए भी समझा चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट से निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रिड यानी कैथोड से अच्छे खासे रिपेल होते हैं। यानी इस रिपल्शन के बाइस ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी खो देते हैं। ये थके हारे इलेक्ट्रॉन्स जब इस ग्रिड को क्रॉस करके, कैथोड को क्रॉस करके बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी वापस रीगेन करने के लिए एक्सेलरेट होना पड़ता है। तो आखिर कौन एक्सेलरेट करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए हम ये एनोड्स प्लेस कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो एनोड्स हैं, दीज एनोड्स एक्चुअली एक्सेलरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हेल्प इलेक्ट्रॉन्स टू रीगेन देयर एनर्जी। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी वापस रीगेन कर लें, इसलिए इन पर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले पॉइंट, अगले सवाल की जानिब। Why a large potential is applied between anode and cathode. तो एनोड और कैथोड के दरमियान लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है। यही रीज़न है जो ऊपर वाले सवाल की रीज़न है कि पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज होने से इलेक्ट्रॉन्स इजीली अच्छे खासे एक्सेलरेट हो जाएंगे एज मूविंग थ्रू द एनोड। सो सिंपल सी रीज़न है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को उनकी काइनेटिक एनर्जी रीगेन करवाने के लिए। My dear students, last but not the least and very important question, question number 5 या part number 5 of this question, why the tube is evacuated. हम इस
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ट्यूब को एवैक्यूएट क्यों करते हैं? एवैक्यूएट से मुराद ये है, हम इसमें वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, इसमें एयर या कोई और गैस क्यों नहीं फिल होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही अकेली बीम की सूरत में क्यों ट्रेवल किए चले जा रहे होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा जवाब है, क्योंकि अगर ये ट्यूब एवैक्यूएटेड ना हो तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी दूसरे एटम के साथ टकराएंगे, उस एटम के गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट करवा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब जाके इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इसे किक आउट कर देगा, इसे निकाल देगा और ख़ुद भी अपने मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से स्कैटर होता हुआ आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से पॉजिटिव आइंस भी उस ट्यूब में बढ़ते जाएंगे और पॉजिटिव आइंस ज़ाहिर है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो एक और डिफरेंट रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी जो ऑपोजिट टू कैथोड रेज यानी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स उस ट्यूब में फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स उस ट्यूब में मूव करना शुरू कर देंगी, जो कि अनडिज़ायरेबल है। ज़ाहिर है ये प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करता जाएगा और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को भी हिंडर करेगा, इसीलिए हम अपनी ट्यूब को इवैक्यूएट रखते हैं ताकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो इस फिलामेंट से निकल रहे हैं वही एक बीम की सूरत में ट्रेवल करें और फाइनली आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन को जाकर टकराएं, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16.5। डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। आपको इस सवाल में इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताना है और थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, यूँ कह लीजिए एक्सप्लेन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप जो अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन गन की डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन गन में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये हीटेड फिलामेंट। दिस हीटेड फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ऑलमोस्ट 6 वोल्ट्स। इस बैटरी का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, इस फिलामेंट को हीट करना। आप जानते हैं जब करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो ज़ाहिर है इस बैटरी से जो करंट इस फिलामेंट में से फ्लो करेगा वो इस फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट से इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वाई? द रीज़न इज़ कि जो मेटल की सरफेस है उस सरफेस पे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और आप जानते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, तो आप इन्हें थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी से मुराद इनकी थर्मल वाइब्रेशंस कह लें, वो इंक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का इस सरफेस के साथ अटैच रहना मुश्किल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल these electrons one by one will start leaving the surface of this metal and they will start escaping from the surface। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन विद द हेल्प ऑफ हीट हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोडिक सरफेस से या इस फिलामेंट से निकलते चले जा रहे हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में निकलेंगे। इसके आगे हमने एक एनोड लगा दी हुई है। एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी करवाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड पे मूव भी करवाएगी और इस छोटी सी नैरो सी ओपनिंग की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को एक बीम की सूरत में अलाइन भी कर देगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो बीम आएगी वो हाई वेलोसिटी पर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बीम आएगी। तो ये किस वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इस पूरी की पूरी असेंबली की वजह से। दैट इज़ वाई दिस असेंबली इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन इसलिए कहलाती है क्योंकि एक नॉर्मल फिज़िकल गन की तरह
उसमें से बुलेट्स निकलती हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर थर्मियोनिक एमिशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन की भी थोड़ी सी वर्किंग आपने समझी होगी। हम इस इलेक्ट्रॉन गन को कैथोड ऑसिलोस्कोप में भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको ये बात थर्मियोनिक एमिशन के टॉपिक में भी बता चुका हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत क्लियर हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल जो अक्सर पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द फिलामेंट फॉर द थर्मियोनिक एमिशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल, मैं आपको बता चुका हूँ। थर्मियोनिक एमिशन के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है दैट इज 6 वोल्ट्स। ये सवाल है, आपसे सवाल की सूरत में पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनोड इन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एनोड का फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, टू डिसेलरेट द इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनोड का फंक्शन भी आपके सामने मैंने रखा, ये एनोड का फंक्शन भी क्लियर कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स, एनोड और कैथोड के दरमियान वोल्टेज कितने अप्लाई किए जाते हैं, 4 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स या हाई वोल्टेज सप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, एनोड और दिस कैथोड, दिस फिलामेंट इज एक्चुअली कैथोड के दरमियान हाई वोल्टेज की सप्लाई कनेक्ट की जाती है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज़ वेरी हाई। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सवालात आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात भी क्लियर हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले सवालात आपको क्लियर हुए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार मिलूँगा कुछ नए सवालात के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।